चलिए आज बात करते हैं मार्क मैनसन की जबरदस्त किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की और इसके कुछ ऐसे आइडियाज की जो दिमाग हिला देते हैं। हम ना खुशी के बारे में एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जो शायद सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारी पूरी दुनिया, हमारे आसपास हर कोई हमें बस एक ही चीज तो सिखाता है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही कोशिश, मतलब खुश रहने की यही चाहत, हमें अंदर ही अंदर और ज्यादा दुखी कर रही हो? और हाँ, ये सारे आइडियाज कहीं और से नहीं बल्कि मार्क मैनसन के इसी मशहूर किताब से हैं। ये किताब ना एक बेहतर जिंदगी जीने का एक बिल्कुल उल्टा, लेकिन कह सकते हैं कि ज्यादा असरदार नजरिया देती है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल की बात करते हैं जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंस ही जाते हैं, और ये जाल है सकारात्मकता का जाल। आज की दुनिया को देखिए, वो हमसे लगातार क्या कहती है? और खुश रहो, और हेल्दी बनो, सबसे बेस्ट बनो, है ना? सोशल मीडिया फीड से लेकर टीवी के विज्ञापनों तक हर तरफ से बस एक ही आवाज आती है कि तुम्हें परफेक्ट होना है। और ये एक ऐसा प्रेशर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और पता है, यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। जब हम लगातार इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें क्या बनना है, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम खुद को बार बार यही तो याद दिला रहे हैं कि हम वो नहीं हैं। मतलब हम अपनी कमियों को, अपनी असफलताओं को और भी ज्यादा बड़ा बना देते हैं। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये कमाल की है। मैनसन कहते हैं कि जो इंसान सच में खुश है ना, उसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ये यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं खुश हूँ। वो बस खुश होता है, सिंपल। ठीक वैसे ही जिसे खुद पर पूरा भरोसा होता है, उसे दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अच्छा, अब एक ऐसे आइडिया पर चलते हैं जो शायद थोड़ा दिमाग घुमा दे। ये आइडिया खुशी के पीछे भागने की पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। इसे कहते हैं द बैकवर्ड्स लॉ, या कह लीजिए उल्टा नियम। और ये बहुत सीधा सा है। कोई जितना ज्यादा खुश होने के पीछे भागेगा, वो उतना ही नाखुश महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज का पीछा करना ही हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अरे वो चीज तो हमारे पास है ही नहीं। इसको ना ऐसे सोचकर देखिए, ज्यादा खुश होने की जो इच्छा है वो अपने आप में एक नेगेटिव फीलिंग है। और मजे की बात क्या है कि अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को बस स्वीकार कर लेना, वो अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है ना? थोड़ा दिमाग घुमाने वाला। और जब कोई इस उल्टे नियम के जाल में फंसता है ना, तो एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिसे मार्क मैनसन ने नाम दिया है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। ये वो एहसास है जब हम बुरा महसूस करने के लिए खुद को ही कोसने लगते हैं। मतलब हमें चिंता होती है और फिर इस बात की चिंता होने लगती है कि अरे यार, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? या फिर गुस्सा आता है और फिर इस बात पर और गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? और बस ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। देखिए ये चक्कर चलता कैसे है। स्टेप 1, कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, मान लीजिए थोड़ी घबराहट हुई। स्टेप 2, फिर इस बात पर घबराहट होने लगती है कि हम घबरा क्यों रहे हैं। स्टेप 3, फिर दिमाग में एक आवाज आती है, लगता है मुझ में ही कोई गड़बड़ है। और नतीजा, हम पहले से भी कहीं ज्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस सबसे बाहर कैसे निकलें? वेल, इसके लिए किताब में एक मजेदार किरदार है जो हमारी मदद करता है, द डिसअपॉइंटमेंट पांडा। और वो हमें सिखाता है कि भाई, समस्याएं जिंदगी की कोई गलती या बग नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी का एक जरूरी फीचर है। सच तो ये है कि दर्द और बेचैनी का ना एक मकसद होता है। ये हमें सिग्नल देते हैं कि बॉस, कुछ बदलने की जरूरत है। ये कुदरत का तरीका है हमें आगे बढ़ाने का, हमें बेहतर बनाने का। जैसा पांडा ने कहा, ये जिंदगी का कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर है। और देखिए, ये बात उस पांडा की सबसे बड़ी सीख को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। हमें एक ऐसी जिंदगी नहीं ढूंढनी चाहिए जिसमें कोई समस्या ही ना हो, क्योंकि सच कहूं तो ऐसी जिंदगी होती ही नहीं। इसके बजाय हमें एक ऐसी जिंदगी ढूंढनी चाहिए जिसमें अच्छी समस्याएं हों। मैनसन एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो बस या तो बदल जाती हैं या फिर अपग्रेड हो जाती हैं। सोचिए, पैसे की समस्या एक गरीब इंसान को भी है और एक अरबपति को भी। फर्क बस इतना है कि अरबपति की समस्याएं थोड़ी बेहतर क्वालिटी की हैं। तो अगर समस्याएं हमेशा ही रहने वाली हैं, तो फिर खुशी क्या है? सवाल तो यही है। और यहीं पर मैनसन एक बिल्कुल नया और मैं कहूंगी कि ज्यादा शक्तिशाली आइडिया सामने रखते हैं।
देखिए, पुराना मिथक तो ये है कि खुशी का मतलब है कोई समस्या ना होना, जिंदगी एकदम स्मूथ। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि खुशी समस्याओं को सुलझाने के एक्शन में है। ये संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि अपने मतलब का, अपनी पसंद का संघर्ष चुनना है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। असली खुशी तब मिलती है जब हम ऐसी समस्याएं चुनते हैं जिन्हें सुलझाने की पूरी प्रक्रिया में हमें एक तरह का मजा आए, एक संतोष मिले। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे अहम और सबसे शक्तिशाली टेकअवे पर। एक ऐसा आइडिया जो हमें अपनी जिंदगी की भागदौड़ सही मायनों में अपने हाथों में लेने का रास्ता दिखाता है। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। हमारी असली पहचान इससे नहीं बनती कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। नहीं, हमारी पहचान इससे बनती है कि हम किस दर्द को, किस संघर्ष को खुशी खुशी सहने के लिए तैयार हैं। और ये कितनी सीधी सी बात है ना? जिसे जिम में पसीना बहाने के संघर्ष में मजा आता है, वही तो एक फिट बॉडी पाता है। जिसे ऑफिस की पॉलिटिक्स और लंबे घंटों के स्ट्रगल में एक चैलेंज दिखता है, वही करियर में ऊपर चढ़ता है। सिगमंड फ्रॉइड की ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि जिंदगी की असली सुंदरता चुनौतियों से भागने में है ही नहीं, बल्कि उन्हें जीने में और उनसे पार पाने में है। आखिरकार संघर्ष ही तो हमारे जीवन को यादगार बनाता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में क्या आनंद चाहिए। असली और सबसे जरूरी सवाल ये है, वो कौन सा संघर्ष है जिसे आप चुनना चाहते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, उसी संघर्ष में सच्ची खुशी छिपी है और इसी सवाल का जवाब जिंदगी की कहानी लिखेगा। हम सब खास नहीं हैं और ये मानना ना थोड़ा मुश्किल है, एक कड़वा सच है। जब हम ये मान लेते हैं कि अरे हम तो बहुत असाधारण हैं या बिना मेहनत की ही हमें सब कुछ मिलना चाहिए, तो असल में हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। और देखिए, ये सोच हमारी संस्कृति में कितनी गहरी बैठ गई है ना? कि हम सब कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कामयाब लोग सब यही तो कहते हैं। पर एक मिनट रुककर सोचिए, अगर सच में हर कोई असाधारण हो गया, तो फिर असाधारण का मतलब ही क्या बचेगा? तो सच ये है कि ये बस एक भ्रम है, एक ऐसा मीठा झूठ जो हमें कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस कराता है, पर आखिर में हमें कमजोर बना देता है। ये हमें सच्चाई का सामना करने ही नहीं देता। तो आखिर ये प्रेशर आता कहाँ से है? इसी को हम कह सकते हैं असाधारण होने का अत्याचार। सोचिए, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और मीडिया की वजह से हम पर हर तरफ से कहानियों की बौछार होती है। हम या तो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे कामयाब लोगों को देखते हैं, या फिर सबसे भयानक, दिल दहला देने वाली घटनाओं को। अब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में जो हमारी औसत नॉर्मल जिंदगी है ना, वो हमें बहुत छोटी, बहुत फीकी लगने लगती है, और यहीं से हम खुद को कम समझने लगते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। जरा सोचिए, अगर हर कोई ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, तो परिभाषा के हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बचेगा, है ना? असाधारण होने का तो मतलब ही यही है कि आप औसत से अलग है। और जब हम पे ये खास होने का प्रेशर बढ़ता है ना, तो इससे एक बहुत ही खतरनाक सोच पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं हकदारी या एंटाइटलमेंट। तो ये हकदारी या एंटाइटलमेंट है क्या चीज? ये वो सोच है कि दुनिया को आपके हिसाब से चलना चाहिए, बस इसलिए क्योंकि आप हैं। ये एक तरह का जाल है जो हमें अपनी ही गलतियों को देखने से रोकता है और हमें हर चीज के लिए दूसरों को दोष देने पर मजबूर करता है। एक ऐसा इंसान जो खुद को हकदार समझता है ना, वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जीता है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो उसकी अपनी महानता का सबूत है, और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो पक्का किसी और की गलती है या किसी ने कोई साजिश की है। ऐसे लोग अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते और इसीलिए वो कभी खुद को बेहतर बना भी नहीं पाते। देखिए, सच्चा आत्मसम्मान यानी कि रियल सेल्फ वर्थ इस हकदारी से एकदम उल्टा है। एक मजबूत इंसान अपनी कमजोरियों को मानता है, उन्हें देखता है और उन्हें ठीक करने पर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक हकदार इंसान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठ और मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेता है और अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। तो सवाल यह है कि इस एंटाइटलमेंट के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है गहरी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। और इसे समझने के लिए
चलिए एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आत्म जागरूकता का प्याज। अब देखिए, सेल्फ अवेयरनेस ना एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें होती हैं। सबसे बाहरी पहली परत है अपनी भावनाओं को समझना कि आप खुश हैं, दुखी हैं या उम्मीद से भरे हैं। फिर आती है दूसरी परत जहां हम पूछते हैं मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूं, और जब हम इस परत को भी हटाते हैं तो हम पहुंचते हैं सबसे अंदरूनी तीसरी परत पर, जो है हमारे व्यक्तिगत मूल्य, यानी वो गहरे सिद्धांत जो हमारी हर सोच, हर फैसले को कंट्रोल करते हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। हमारे मूल्य ही तय करते हैं कि हमारी समस्याएं कैसी होंगी, और हमारी समस्याओं की क्वालिटी ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है। इसीलिए अपने मूल्यों को समझना एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ठीक है, अगर वैल्यूज इतनी ही जरूरी हैं, तो अगला सवाल ये है कि अच्छे और बुरे मूल्यों में फर्क कैसे किया जाए? कौन सी वैल्यूज हमें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी हमें पीछे खींचती हैं? देखिए, कुछ मूल्य ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि हर वक्त सिर्फ खुशी के पीछे भागना, ये एक खोखला लक्ष्य है। या फिर सिर्फ पैसा और स्टेटस के पीछे भागना, ये हमें लालची और बेईमान बना सकता है। और एक और है, हमेशा सही होने की जिद, ये हमें कुछ भी नया सीखने से रोक देती है। तो अच्छे और बुरे मूल्यों को पहचानने का एक सीधा सा तरीका है। अच्छे मूल्य वो हैं जो सच्चाई पर आधारित हों, समाज के लिए अच्छे हों, और सबसे जरूरी हमारे अपने कंट्रोल में हों। इसके ठीक उलट बुरे मूल्य अक्सर झूठे, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और वो बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। ईमानदारी, कुछ नया बनाना, विनम्रता, ये अच्छे मूल्य हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर से आते हैं, ये हमारे अपने हाथ में हैं। दूसरी तरफ पॉपुलर होना, ये चाहना कि हर कोई हमें पसंद करे, या सिर्फ अमीर बनने के लिए अमीर बनना, ये बुरे मूल्य हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरों पर और बाहरी सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और देखते हैं कि कैसे औसत होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आजादी है। ये एक बहुत कमाल की बात है। जो लोग सच में असाधारण बनते हैं ना, वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो खुद को असाधारण मानते हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो खुद को सुधारने के लिए जुनूनी होते हैं। और ये जुनून इस सोच से आता है कि मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे और बेहतर बनना है। असली महानता इसी सोच से पैदा होती है, हकदारी से नहीं। तो इमोशनली हेल्दी रहने का राज क्या है? ये नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का सपना देखते रहें। राज ये है कि हम जिंदगी की साधारण और कभी-कभी बोरिंग सच्चाइयों को भी अपनाएं। ये मान लेना कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा नॉर्मली होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही सोच हमें असली सुकून और आजादी देती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, हम किन मूल्यों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, और उन मूल्यों की वजह से हमारी जिंदगी में कैसी समस्याएं आ रही हैं? क्या हमारे मूल्य सच्चाई पर टिके हैं और हमारे कंट्रोल में हैं, या फिर वो हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आखिर में सिर्फ खालीपन है? क्योंकि याद रखिए, आखिर में हमारे मूल्य ही हमारी कहानी लिखते हैं। पता है, हम हर पल, हर दिन कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। हम अपने हर अनुभव को एक मतलब देते हैं, और यही वो ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो या तो हमें आजाद कर सकती है या फिर हमें एक ही जगह पर बांध कर रख सकती है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो थोड़ा मुश्किल है। ये सवाल हमारी इस सोच को चैलेंज करेगा कि जिम्मेदारी का असली मतलब होता क्या है। क्या हम सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जिम्मेदार हैं जो हमने जानबूझकर की हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही बेसिक आइडिया में छिपा हुआ है। देखिए, हमारे साथ जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल हमेशा नहीं होता। जिंदगी हम पर मुश्किलें फेंकती है, हालात बदलते हैं और चीजें गलत हो जाती हैं। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे काबू में रहती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। आपके साथ जो होता है वो शायद आपकी गलती ना हो, लेकिन उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है। यही है चुनाव की शक्ति। घटनाओं को मतलब देना और उन पर अपनी प्रतिक्रिया चुनना, यही तो असली आजादी है। तो चलो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम ना अक्सर गलती और जिम्मेदारी को एक ही चीज समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारी ही गलती से हुई है, पर ऐसा नहीं है। और यही सोच, पता है, हमें अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने से रोकती है।
हम दूसरों को दोष देने में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमें ये मानने से डर लगता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है दोष को स्वीकार करना। यहाँ पर ये फर्क कितना साफ है देखिए। गलती वो तो पास्ट में होती है, वो हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदारी वो अभी है, इसी पल में है। आप अभी क्या करना चुनते हैं, आप अपनी मौजूदा हालत पर कैसे रिएक्ट करना चुनते हैं, बस यही जिम्मेदारी है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं जो इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। बच्चे को वहां छोड़ना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब वो बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको चुनना होगा कि क्या करना है। आप जो भी चुनाव करेंगे उसके कुछ नतीजे होंगे और उन नतीजों की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। सच तो ये है कि जिंदगी में हम सबके सामने कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आती ही है। हम सब ने ये तो सुना ही है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है ना? लेकिन जरा इसको पलट कर देखिए, एक गहरी सच्चाई सामने आती है। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना चुनते हैं, भले ही वो आपकी गलती से ना हुई हो, तो आप असल में उन्हें हल करने की ताकत अपने हाथों में ले लेते हैं। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को और भी ताकतवर बनाते हैं। जरा विलियम जेम्स की कहानी सुनिए। वो पूरी तरह से निराशा के अंधेरे में डूबे हुए थे। उनकी जिंदगी बिखर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। 1 साल के लिए वो हर चीज की जिम्मेदारी लेंगे, और यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने उन्हें निराशा से निकालकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए अब एक दूसरे बड़े सच पर आते हैं, और वो सच ये है कि हम सब गलत हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम चीजों को जानते हैं, कि हम बिल्कुल पक्के हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारी यही निश्चितता, हमारा यही कॉन्फिडेंस हमारी सबसे बड़ी रुकावट हो? असल में हमारा दिमाग एक तरह की मीनिंग मशीन है। ये पैटर्न खोजने और दुनिया को समझने के लिए बना है। ये लगातार अनुभवों को जोड़कर मतलब निकालता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा सही नहीं होता। हमारा दिमाग अक्सर झूठी यादें और गलत धारणाएं बनाता है। जरा एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट की कल्पना कीजिए। आपको एक कमरे में बिठाया जाता है और आपको ये पता लगाना है कि बटन दबाकर पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पैटर्न और नियम बनाना शुरू कर देते हैं, ये मानते हुए कि उन्होंने कोड को क्रैक कर लिया है। और अब आती है मजेदार बात, वो पॉइंट्स असल में पूरी तरह रैंडम थे, कोई पैटर्न था ही नहीं। हमारा दिमाग इतनी बेसब्री से मतलब ढूंढता है कि वो वहां भी पैटर्न बना लेता है जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, उन विश्वासों को पकड़ कर रखते हैं जो असलियत पर आधारित नहीं होते। हमारी यादें भी ना बिल्कुल उस टेलीफोन गेम की तरह है, भरोसे के लायक नहीं है। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा सा बदल देते हैं, और समय के साथ हमारी सबसे पक्की यादें भी असलियत से बहुत दूर हो सकती हैं। तो फिर हम किस चीज के बारे में श्योर हो सकते हैं? और बस यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ हम गलत हो सकते हैं, तो हम डाउट को मतलब शक को अपनाते हैं, और ये शक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जब हम किसी चीज के बारे में पूरी तरह से पक्के होते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। हम नई जानकारी और नए नजरियों के लिए खुद को बंद कर देते हैं। हम एक ही जगह पर अटक जाते हैं, ये सोचकर कि हमें तो सब पता है। जब हम अनिश्चितता को मतलब अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं तो हम असल में खुद को आजाद कर रहे होते हैं। हम दूसरों को और खुद को आंकना बंद कर देते हैं। हम जिज्ञासु बन जाते हैं, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुद पर शक करना और ये मानना कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमें सारे सही जवाब मिल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम आज जिन चीजों को लेकर गलत हैं उन्हें धीरे धीरे कम करते जाएं, ताकि कल हम थोड़े और कम गलत हों। ये विनम्रता और लगातार सीखने की एक यात्रा है। तो इस विश्लेषण को इसी आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस बारे में सोचिएगा, अपनी सबसे पक्की धारणाओं को चैलेंज कीजिए, क्योंकि असली ग्रोथ की शुरुआत उसी पल में होती है जब हमें ये स्वीकार करने की हिम्मत आ जाती है कि शायद हम गलत हो सकते हैं। कभी सोचा है कि सफलता का जो रास्ता हम देखते हैं वो असल में असफलता की गलियों से होकर गुजरता है? चलिए एक ऐसे विचार को समझते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। क्या ज्यादा सफल होने का असली राज ज्यादा बार असफल होना है? तो देखिए, सबसे पहला कदम है असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल देना। इसे एक रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा समझना। इस बात का मतलब बड़ा सीधा है।
अगर कोई किसी काम में हमसे बेहतर है तो इसकी वजह शायद यही है कि उसने उस काम में हमसे कहीं ज्यादा बार हार का सामना किया है, हमसे ज्यादा बार फेल हुआ है। कोई भी असफलता के डर के साथ पैदा नहीं होता। ये डर हम सीखते हैं, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जो गलतियों पे सजा देता है और एक ऐसी मीडिया से जो हमें सिर्फ आखिरी जीत दिखाती है, उसके पीछे की मेहनत और नाकामयाबी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कहीं अटक जाते हैं और आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती, तो असफलता के इस डर को कैसे पार करें? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पहले कोई प्रेरणा मिलेगी, फिर मोटिवेशन आएगा और तब जाकर हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि इस तरह हम बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि एक्शन जो है वो सिर्फ मोटिवेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है। यही असली साइकिल है। और यहीं पे कुछ करो का सिद्धांत काम आता है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो बस कुछ भी करना शुरू कर दो। उस एक्शन से जो रिएक्शन होगा वही आपको आगे मोटिवेट करेगा। ये टालमटोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। एक बहुत मशहूर लेखक से पूछा गया कि उन्होंने 70 से ज्यादा नॉवेल्स कैसे लिख ली। जानते हो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं हर दिन सिर्फ 200 बेकार शब्द लिखता था, बस। वो जानते थे कि बस शुरू करने भर से प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। जब हमारा मकसद सिर्फ काम करना बन जाता है तो फेलियर छोटा लगने लगता है। हर नतीजा चाहे जैसा भी हो एक तरह की प्रोग्रेस ही है। यही सोच हमें फेल होने की आजादी देती है और वही फेलियर हमें आगे बढ़ाता है। अच्छा, जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है, और इसके लिए हमें बहुत सी चीजों को ना कहना सीखना होगा। असल में ना कहना एक बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल है। जब हम फालतू चीजों को ना कहते हैं तभी हम उन चीजों को हाँ कह पाते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। यही हमारे जीवन को एक मतलब और एक दिशा देता है। और यह बात सिर्फ काम पे नहीं, हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है, चाहे वो प्यार का हो, परिवार का हो या दोस्ती का। एक मजबूत हेल्दी रिश्ता सही बाउंड्रीज पर ही बनता है, जहां दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी लें और एक दूसरे को ना कह भी सकें और सुन भी सकें। याद रखिए, टकराव या बहस होना बुरी बात नहीं है। सच तो यह है कि एक हेल्दी रिश्ते के लिए यह जरूरी है, क्योंकि टकराव के बिना विश्वास नहीं बन सकता। टकराव ही हमें दिखाता है कि कौन मुश्किल समय में बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़ा है। और अब एक और दिलचस्प बात समझते हैं, कैसे कुछ विकल्पों को ना कहना हमें असल में ज्यादा आजादी देता है, कम नहीं। इसे कहते हैं पसंद का विरोधाभास। मतलब हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शन होते हैं, हम अपने चुने हुए ऑप्शन से उतने ही कम खुश होते हैं। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं हमने कुछ बेहतर तो नहीं छोड़ दिया। देखिए, अलग अलग चीजें ट्राई करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किस चीज में गहराई तक जाना है। असली खजाना वो गहराई में ही मिलता है। सच्चा मतलब सभी दरवाजे खुले रखने में नहीं, बल्कि एक रास्ते को चुनकर उस पर गहराई से चलने में है। जब हम किसी एक इंसान, एक काम या एक जगह के प्रति कमिटेड हो जाते हैं तो हमें आजादी मिलती है। हमारा ध्यान नहीं भटकता, फोकस बढ़ता है, फैसले लेना आसान हो जाता है, और वो जो फोमो होता है ना, यानी कुछ छूट जाने का डर, वो भी खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक्शन हमें शुरू करने की हिम्मत देता है, ना कहना हमें सही रास्ते पर रखता है, और कमिटमेंट हमें मंजिल तक ले जाती है। एक सार्थक जीवन जीने के लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। कहते हैं, मृत्यु ही वो रोशनी है जिससे जिंदगी के सारे मायने तय होते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर असल में पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। यही इस पूरे विश्लेषण का आधार है। ये अजीब सा सच कि मौत जो जिंदगी का अंत है, वही असल में जिंदगी को मायने देती है। मौत का ख्याल ये हमें डराता है, और इसी डर की वजह से ना हम इसके बारे में सोचने से बचते हैं, बात करने से कतराते हैं, यहाँ तक कि जब ये हमारी किसी अपने के साथ हो रहा हो तब भी हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर का कहना है कि इंसानों की यही एक अनोखी काबिलियत एक बहुत गहरे अंदर तक बैठे डर की जड़ है। देखिए, हम जानते हैं कि एक दिन हमारा वजूद नहीं रहेगा, और बस यही एक ख्याल हमारे हर काम, हर सोच पर असर डालता है। तो चलिए अर्नेस्ट बेकर की बात करते हैं। वो एक ऐसे एकेडमिक थे जिन्हें बार बार निकाला गया। उन्होंने अपनी पुलित्जर प्राइज जीतने वाली किताब द डिनायर ऑफ डेथ
तब लिखी जब वो खुद कैंसर से अपनी मौत का सामना कर रहे थे। बेकर का जो सबसे जरूरी आइडिया है वो ये है कि हम सब दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक है हमारा भौतिक शरीर जो खाता है, सोता है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरा है हमारा वैचारिक अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारा वो हिस्सा जिसके बारे में हमें लगता है कि वो हमेशा जिंदा रह सकता है। और बस यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है। ये जानते हुए कि हमारा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, हम अपने वैचारिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हैं। बेकर के मुताबिक यही वो डर है जो हमारे हर काम के पीछे छिपा होता है। तो फिर हम इस मौत के डर से निपटते कैसे हैं? हम ऐसी चीजें बनाने में जुट जाते हैं जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि वो हमारे शरीर के खत्म होने के बाद भी बनी रहेंगी। बेकर इन्हें ही अमरता प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ये असल में कभी न मरने की हमारी एक कोशिश है, एक तरीका अपने नाम, अपने असर, अपनी पहचान को हमेशा के लिए कायम रखने का। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं? देखिए, किसी इमारत पर अपना नाम लिखवा देना या किसी कला में माहिर हो जाना, एक नई जमीन जीतना, एक बड़ा परिवार बनाना, यहाँ तक कि बड़े बड़े धर्म या राजनीतिक सिस्टम बनाना भी, ये सब एक तरह से अमर होने की ही कोशिशें हैं। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बनाना, वो भी तो एक तरह का इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट ही है। हम सब किसी न किसी तरह से इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम, हमारा असर यहाँ रह जाए। लेकिन बेकर के सिद्धांत में यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। सवाल ये है कि क्या हो अगर हमेशा जिंदा रहने की हमारी ये कोशिशें ही हमारी असली मुसीबत की जड़ हों? ये वो सवाल है जिसका एहसास बेकर को खुद अपनी मौत के करीब आकर हुआ। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े झगड़े, युद्ध, क्रांतियां, ये सब अक्सर तब होते हैं जब एक ग्रुप का अमरता प्रोजेक्ट दूसरे ग्रुप के अमरता प्रोजेक्ट से टकराता है। हम अपनी पहचान, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंताओं की वजह है। तो इसका इलाज क्या है? बेकर ने इसे कड़वी दवा कहा। इलाज ये है कि हम अपनी इस वैचारिक पहचान पर ही सवाल उठाना शुरू कर दें और अपनी मौत की सच्चाई के साथ थोड़ा और सहज हो जाएं। असल आज़ादी मौत को नकारने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने में है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो हमारे सारे छोटे मोटे फालतू के डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी पर चलते हैं, केप ऑफ गुड होप में एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने के अनुभव पर। कल्पना कीजिए, आप किनारे से 10 फीट दूर हैं। आपका पूरा शरीर अचानक अकड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको पीछे सुरक्षित जगह की तरफ खींच रही है। अब आप 5 फीट दूर हैं। दिमाग में अचानक गिरने के, दर्दनाक मौत के भयानक ख्याल आने लगते हैं। आपका मन आपको हर बुरी चीज की कल्पना करवाता है। और अब किनारे से सिर्फ 3 फीट दूर, शरीर पूरी तरह से रेड अलर्ट मोड में है। पैर कांप रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए बस यही आखिरी हद होती है। ये वो पल है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ इंच का फासला महसूस होता है। मार्क ट्वेन ने कहा था, मौत का डर जिंदगी के डर से आता है। जो इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीता है, वो किसी भी पल मरने के लिए तैयार रहता है। असल में मौत का डर ही हमें खुलकर जीने से रोकता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम सच में आजाद होकर जीना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में बात इस पर आती है कि मौत को स्वीकार करना एक बेहतर जिंदगी जीने का सबसे ताकतवर जरिया कैसे बन सकता है। जब हम अपनी नश्वरता का सामना करते हैं तो जिंदगी के सारे फालतू, दिखावटी और कमजोर मूल्य अपने आप खत्म हो जाते हैं। मौत का ख्याल हमें उन चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है जो वाकई में मायने रखती हैं। तो निचोड़ ये है, मौत ही वो आखिरी कंपास है। ये अकेली ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो होनी ही है। इसलिए यही वो दिशा सूचक होना चाहिए जिससे हम अपनी जिंदगी के बाकी सभी फैसलों और मूल्यों को दिशा दें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त सीमित है, इसलिए उसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। चार्ल्स बुकोव्स्की ने क्या खूब कहा है कि हम सब मरने वाले हैं, सब के सब। कितना अजीब है। सिर्फ इसी एक बात के लिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, पर हम नहीं करते। हम जिंदगी की छोटी छोटी फालतू चीजों से डरते रहते हैं और उन्हीं में उलझकर रह जाते हैं। तो अंत में एक सवाल,
हम अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जाएंगे। बात सिर्फ जीने की नहीं है, बात इसकी है कि हमारे जाने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा। तो चलिए, सैकड़ों पन्नों और इतने सारे आइडियाज के बाद ये पूरी किताब आकर एक फाइनल पावरफुल पॉइंट पर रुक जाती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी आम सेल्फ हेल्प वाली सोच है ना, उसे बिल्कुल उल्टा कर देता है। चलिए इसके सार को समझते हैं। मतलब जो राइटर है मार्क मैनसन, वो हमें ये नहीं बता रहे हैं कि अरे सब कुछ कैसे फिक्स कर लो, नहीं, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि असल में क्या चीज मैटर करती है। और ये सब एक बहुत ही बेसिक सच्चाई से शुरू होता है। तो ये जो मैसेज है ना, ये एक ऐसी बेसिक सच्चाई से शुरू होता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये उस नामुमकिन सपने के बारे में है जिसके पीछे हम सब भागते रहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई दुख दर्द हो ही ना। और वो सच्चाई पता है क्या है? वो ये है कि दर्द और तकलीफ से पूरी तरह बचना नामुमकिन है। ये सोचना कि हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां कोई स्ट्रगल या दुख न हो, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। बल्कि सच तो ये है कि दर्द से भागने की कोशिश ही अपने आप में एक अलग तरह का दर्द बन जाती है। इसे जिंदगी से निकालने की कोशिश करना मतलब पूरे ताने बाने को ही बिखेर देना। तो सवाल ये नहीं है कि दर्द से बचें कैसे, तो फिर असली सल्यूशन क्या है? किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल और अलग नजरिया देती है। ये हमें एक नया सवाल पूछने के लिए कहती है, और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम दर्द से भाग ही नहीं सकते तो फिर करें क्या? क्या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? किताब का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और असली पावर, असली ताकत यही है। असली पावर दर्द को खत्म करने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि कौन सा दर्द, कौन सा स्ट्रगल हमारे लिए मायने रखता है, किस चीज के लिए हम खुशी खुशी तकलीफ उठाने को तैयार हैं। ये सवाल सीधे मुद्दे की जड़ पर लगते हैं। देखिए, हर कोई मंजिल तो चाहता है, लेकिन वो जो सफर है ना, वो कोई तय नहीं करना चाहता। पर सच तो यही है कि जिंदगी का असली मतलब मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हम खुद चुनते हैं। तो समझिए, ये किताब हमें सक्सेस पाने की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रही है, नहीं, इसका मकसद बहुत गहरा है। ये हमारे लक्ष्य को ही बदल देती है, खासकर जब बात आती है फेलियर और दर्द को देखने के हमारे नजरिए की। मतलब ये किताब जो हमारी नॉर्मल सोच है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कुछ पाने या हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों को जाने देने के बारे में है। ये जीतने के बारे में नहीं, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि हार को ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो बस आखिर में इस पूरी किताब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपनी हार और अपने दुखों को एक बेहतर नजरिए से देखा जाए। ये हमें दर्द को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सिखाती है, एक बोझ की तरह नहीं। और सच कहूं तो यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। इस पूरे एनालिसिस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी पर इस किताब का ये सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि इस पूरे डिस्कशन ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।